हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे बिहेवियरल ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, यहाँ पे बिहेवियरल ज्योग्राफी के रिलेटेड ही एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 66 बीपीएससी में। उसको देख लेते हैं। डिस्क्राइब द सैलिएंट फीचर्स ऑफ बिहेवियरल ज्योग्राफी। व्यवहारवादी भूगोल की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। ये हमारा एक क्वेश्चन है, इसी को आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपने जब सिलेबस कवर कर रहे होंगे तब आपने पढ़ा होगा बिहेवियरल ज्योग्राफी। वो हमारा कहाँ पे था, एक पर्सपेक्टिव ऑफ जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसका पार्ट था बिहेवियरल ज्योग्राफी। ठीक है, व्यवहारवादी भूगोल हमारा क्या थी, एक पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का ही एक पार्ट है। और ये हमारा डेवलप क्यों हुआ था इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, तब आप जान पाओगे कि हमारे सैलिएंट फीचर क्या है बिहेवियरल ज्योग्राफी का। तो देखो, बिहेवियरल ज्योग्राफी से पहले हमारा जो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन और हमारी पॉजिटिविज्म जो हमारी ज्योग्राफी में थे वो हमारे ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके थे। तो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन और पॉजिटिविज्म में एक मेजर बात कही गई थी कि ह्यूमन की जो बिहेवियर है उसको ऑब्जेक्टिफाई करना ज़रूरी है, या उसको आप बोल सकते हो जनरलाइज करना ज़रूरी है। और ह्यूमन जो डिसीजन लेता है वो रैशनल लेता है और प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए लेता है। ठीक है, ये सब बातें को क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन और पॉजिटिविज्म में बात कही गई थी। ऐसा इसलिए कही गई थी क्योंकि यदि ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ है उसको ऑब्जेक्टिफाइड किया जाए, सारे ह्यूमन की एक्टिविटीज़ को जनरलाइज किया जाए, तो हमारी बात बन सकती थी, क्योंकि उससे हम जनरलाइज करके हम मॉडल थ्योरी या एक हम पैटर्न हम ढूंढ सकते हैं और उस पैटर्न को ज्योग्राफी में यूज करके ज्योग्राफी को एक सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं और उसको यूजफुल तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन और पॉजिटिविज्म में हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ को ऑब्जेक्टिफाई किया गया था और बोला गया था ह्यूमन हमेशा डिसीजन लेता है वो हमारी इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में ध्यान रखकर, प्रॉफिट में ध्यान रखकर लेता है। इसी तरह से इन्वायरमेंट को भी उन्होंने ऑब्जेक्टिफाई कर दिया गया था। ठीक है, यानी कि किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को ह्यूमन जो है एक ही नज़र से देखता है, सारे ह्यूमन एक ही नज़र से देखता है। तो ये बात हमारी क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन और पॉजिटिविज्म जो हमारी अप्रोच थी उसमें कही गई थी। लेकिन कुछ जो जियोग्राफर को ये बिल्कुल ही पसंद नहीं आई। ठीक है, उन्होंने बोला कि ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ है, बिहेवियर है, उसको आप जनरलाइज करके ऑब्जेक्टिफाइड नहीं कर सकते हो। सारे ह्यूमन को आप ये नहीं बोल सकते हो कि प्रॉफिट लेने के लिए ही काम करते हैं या प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए काम करते हैं। और इन्वायरमेंट को भी उन्होंने जो बिहेवियरल ज्योग्राफी थी वो ड्यूअल एक तरह से पर्सपेक्टिव में देखा, ड्यूअल रोल देखा इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंट को भी हम ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारी क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन थी और पॉजिटिविज्म थे वो हमारी रैशनैलिटी थ्योरी या जनरलाइजेशन के अगेंस्ट में 1970 के दशक में हमारा देखोगे जियोग्राफर ने एक अलग ही अप्रोच को डेवलप किया, उसको बोलते हैं बिहेवियरल अप्रोच। और बिहेवियरल अप्रोच में हमारे क्या कि ह्यूमन की जो बिहेवियर है उसको एग्जामिन करने पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। जैसा कि नाम ही है बिहेवियरल ज्योग्राफी, तो ह्यूमन की बिहेवियर कैसी होनी चाहिए, क्या ह्यूमन की बिहेवियर हमारी प्रॉफिट मोटिव होती है, क्या ह्यूमन की बिहेवियर के ऑब्जेक्टिफाई किया जा सकता है या इन्वायरमेंट को ऑब्जेक्टिफाई किया जा सकता है या एक ही जनरलाइज करके हम एक ही संदर्भ में देख सकते हैं। इन सब चीज़ों को एग्जामिन किया गया है बिहेवियरल ज्योग्राफी में। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे इसका पर्पज आपको समझ में आ गया होगा बिहेवियरल ज्योग्राफी क्यों आई थी। एक बार फिर यहाँ पे समरी करते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे फीचर्स ऑफ बिहेवियरल ज्योग्राफी में तरफ जाएंगे। देखो, एक बार समराइज करते हैं। क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन और पॉजिटिविज्म जो अप्रोच थी वो क्या बोलती थी कि ह्यूमन जो डिसीजन लेता है वो हमारी प्रॉफिट मोटिव्स लेता है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी ध्यान रखते लेता है। इसलिए सारे ह्यूमन को हम जो उसकी एक्टिविटीज़ है उसको जनरलाइज करके हम मॉडल थ्योरी या मैथमेटिकल मॉडल्स में हम उसके एक्टिविटीज़ को, डिसीजन को हम उसको जनरलाइज कर सकते हैं। और वैसे ही इन्वायरमेंट को भी उन्होंने बोला कि इन्वायरमेंट को भी ऑब्जेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, प्रॉफिट मोटिव के संदर्भ में देख सकते हैं। और क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन ने जो
अदर फैक्टर्स थे ह्यूमन के डिसीजन का, जैसे कि एथिक्स या हमारी मोरल प्रिंसिपल या नीड्स या नॉलेज, इन सब को नकार दिया। तो कुछ जियोग्राफर को ये जो नकारना था या जो ओवर जनरलाइजेशन थी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को, वो पसंद नहीं आई, और उन्होंने बोला कि ह्यूमन की एक्टिविटीज जो होती है या ह्यूमन की भी जो बिहेवियर होती है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ना कि सिर्फ इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से। वो फैक्टर्स हमारी रिलीजन भी हो सकती है, मॉरल प्रिंसिपल भी हो सकती है, सिचुएशन भी हो सकती है, वहाँ की नॉलेज हो सकती, उसकी नॉलेज हो सकती है, या इन्वायरमेंट के प्रति क्या रवैया है, क्या नॉलेज है, क्या पर्सपेक्टिव है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ह्यूमन की एक्टिविटीज़ डिसाइड होती है या ह्यूमन काम करता है। तो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ को एग्जामिन करने के लिए इन्होंने एक अलग ही अप्रोच अपनाया, बिहेवियरल जियोग्राफी। वो हमारी 1970 के दशक में आया हुआ था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि अब हमें पता चल गया कि क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन के अगेंस्ट में हमारी बिहेवियरल जियोग्राफी आई थी, और ह्यूमन की एक्टिविटीज़ को एग्जामिन करता है बिहेवियरल जियोग्राफी। अब हमारे साइलेंट फीचर क्या है बिहेवियरल जियोग्राफी की, व्यवहारवादी भूगोल के साइलेंट फीचर क्या है? तो पूरे ही कॉन्सेप्ट को, यानी जो हमारी बिहेवियरल जियोग्राफी है, उनकी पूरी कॉन्सेप्ट को आप 3 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो। पहली बात, उन्होंने मेजर कॉन्सेप्ट में क्या बोला कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड मैप दिया। ठीक है, अलग ही यदि माइंड मैप आपसे पूछा जाए तो आप बिहेवियरल जियोग्राफी से इसको रिलेट कर लेना, क्योंकि इन्होंने माइंड मैप का कॉन्सेप्ट दिया और बोला कि ह्यूमन की जो बिहेवियर है वो हमारी सब्जेक्टिव नेचर होती है। ठीक है, सब्जेक्टिव नेचर का मतलब है हर ह्यूमन की एक्टिविटीज़ अलग अलग होती है और हर ह्यूमन अलग अलग डिसीजन लेता है। ठीक है, ये हमारी सब्जेक्टिव नेचर हो गई, पहला कैटेगरी हो गया, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरी यहाँ पे होगा जियोग्राफी को उन्होंने बोला कि इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। जियोग्राफी एक तरह से साइंस नहीं है, साइंस भी है, हमारी साइकोलॉजी भी है और ये हमारी जियोग्राफी भी है। ठीक है, तो इस तरह से इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट बोला, एक ही सब्जेक्ट नहीं बोला, एक कन्वर्जेंस ऑफ मेनी सब्जेक्ट बोला। फिर तीसरी कैटेगरी में आप बोल सकते हो बिहेवियरल जियोग्राफी माना जाता है कि मैन और इन्वायरमेंट के बीच में डायनामिक इंटर रिलेशन है। मैन भी इन्वायरमेंट को चेंज करता है, इन्वायरमेंट भी मैन को चेंज करता है, और इन्वायरमेंट यहाँ पे ड्यूअल रोल प्ले करता है। तो ये भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो 3 हमारी मेजर फीचर्स हैं बिहेवियरल जियोग्राफी की। अब पहला बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड मैप या सब्जेक्टिव नेचर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। इसमें आप देखोगे तो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन ने हमारी क्या बोला था कि ऑब्जेक्टिफाई किया गया था, और ह्यूमन वैल्यूज़, बिलीफ, कल्चर, ईटीसी को ये हमारी डिसीजन मेकिंग में नेगलेक्ट किया था। लेकिन बिहेवियरल जियोग्राफी में इन सब चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दिया, कंट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज़, कल्चर, रिलीजन, इन सब को ध्यान में रखते हुए ह्यूमन डिसीजन लेता है, ऐसा इन्होंने जस्टिफाई किया। और उन्होंने बोला कि ह्यूमन की जो डिसीजन होती है वो हमारी इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से सोलरली डिटरमाइन नहीं करती है, ये हमारी प्रॉफिट मैक्सिमाइजर नहीं होती है, ये बहुत सारे फैक्टर्स हमारी होती है कि उसकी नॉलेज क्या है, सिचुएशन क्या है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, इन सब चीज़ों के। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी आप बोल सकते हो कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि ह्यूमन की नेचर सब्जेक्टिव नेचर क्यों होती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल तौर पे आप देखोगे तो कुछ जो लोग होते हैं, ठीक है, वो हमारी टेम्पल में विजिट करते हैं और वहाँ पे दान देते हैं, लेकिन वो दान जो देते हैं ऐसा सोच के नहीं देते हैं कि हमारी एक प्रॉफिट मिलेगी, इससे हमें कुछ फ़ायदा होगा। ठीक है, ये हमारी एक ह्यूमन हो गया। कुछ जो ह्यूमन होते हैं वो घर में जागरण कराते हैं या हरि कीर्तन कराते हैं, ये भी हमारा ये नहीं होता कि हमारी प्रॉफिट ज़्यादा मैक्सिमाइज होगी, ऐसा कुछ यहाँ पे नेचर नहीं होता। तो ह्यूमन का डिसीजन है, कुछ लोग पैसे खर्च करते हैं अपने खुशी के लिए, कुछ लोग दूसरे की खुशी के लिए पैसे खर्च करते हैं, कुछ लोग प्रॉफिट बनाने के लिए खर्च करते हैं। तो ये हमारी जो अलग अलग जो बिहेवियर है, एक्शन है, वो हमारी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि उसका वैल्यूज़ क्या है, कल्चर क्या है, रिलीजन क्या है। ठीक है, तो ये सब जो एक्टिविटीज़ है वो हमारी क्या है, सब्जेक्टिव नेचर है, जो कि क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन इसको नहीं मानता था। तो ये हमारी बिहेवियरल जियोग्राफी का मेन कैरेक्टरिस्टिक है, मेन हमारी फीचर्स है। और इन्होंने माइंड मैप का कॉन्सेप्ट दिया। माइंड मैप का कॉन्सेप्ट का मतलब है कि जो ह्यूमन जो डिसीजन लेता है वो माइंड मैप में उसके दिमाग में क्या एक मैप बन जाता है कि क्या मुझे करना है, उसी के बेसिस पे ये डिसीजन लेता है। एग्जाम्पल तौर पर आप बोल सकते हो कि आप यदि ऑफिस में काम कर रहे होंगे या घर में ही काम कर रहे होंगे, तो सुबह उठते ही या उठने से पहले ही आपके दिमाग में रहता होगा मेरे को दिन में ये चीज़ें करनी है।
ठीक है। एक अब दिमाग में लिस्ट बन जाता होगा कि 1 2 3 4 एक्टिविटीज़ करनी है दिमाग में ही, और उसमें से सबसे पहले मेरे को ये करनी है, दूसरे में ये करनी है। तो ये हमारी एक माइंड मैप है। तो ह्यूमन में क्या होता है, एक माइंड मैप बन जाता है और उसी माइंड मैप से हमारी डिसीजन लेता है। और जो माइंड मैप बनता है ये हमारी प्रॉफिट मोटिव नहीं होती है, ये हमारे बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि उसकी नॉलेज क्या है, सिचुएशन क्या है, बैकग्राउंड क्या है। तो ये हमारी माइंड मैप का कॉन्सेप्ट हमारा बिहेवियरल ज्योग्राफी में दिया है। इसके अलावा माइंड मैप का और भी एक एग्जांपल आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मान लो आपका एक घर है और आप ऑफिस में जाना है आपको, ठीक है। तो घर से ऑफिस के जाने के लिए बहुत सारे रूट होते हैं, लेकिन आपके दिमाग में एक रूट हमारा फिक्स हो जाता है कि मेरे को ना इसी से जाना है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को सामान खरीदना है या मेरे को पेट्रोल बचानी है तो शॉर्टेस्ट रूट करनी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि पेट्रोल की चिंता नहीं करते हैं, वो बोलते हैं कि मेरे को लॉन्गेस्ट रूट में जाना है और थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करके जाना है, या हमारे वहाँ पे रोड सड़क अच्छी है तो उससे जाना है। तो यहाँ पे क्या है कि आपके दिमाग में एक मैप रूट बन गया है ऑफिस से घर जाने के लिए, घर से ऑफिस जाने के लिए, और उसी रूट को आप फॉलो करते हैं। दूसरा ही बंदा आपके बगल में बाजू में ही रहता है लेकिन वो दूसरे रूट को फॉलो करता है। तो यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते हो कि इसी रूट को क्यों नहीं सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। उसके दिमाग में कुछ अदर फैक्टर्स हैं, उससे वो डिसाइड कर रहा है कि मैं इस रूट को फॉलो करूँगा, आप दूसरे रूट को फॉलो कर रहे हो। तो दिमाग में क्या है, एक आपका माइंड मैप बन गया है, ठीक है। तो ये माइंड मैप ही हमारी डेली लाइफ में जो डिसीजन लेने के लिए हेल्प करती है, और माइंड मैप बनने के लिए हमारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ना कि सिर्फ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो ह्यूमन की जो नेचर होती है वो हमारी ऑब्जेक्टिव नहीं होती है, उसको ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते, जनरलाइज नहीं कर सकते। सबकी ह्यूमन की एक्टिविटीज़ या बिहेवियर अलग अलग होती है। ये हमारी पहला कैरेक्टरिस्टिक है, मेन कैरेक्टरिस्टिक है बिहेवियरल ज्योग्राफी की। फिर अब बात करते हैं दूसरी कैरेक्टरिस्टिक की। उन्होंने बोला कि भूगोल को एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के रूप में हमें स्टडी करनी चाहिए। इसमें इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट में साइकोलॉजी भी, सोशियोलॉजी भी और साइंस तीनों को कन्वर्जेंस बोला, और ये तीनों ही आप बोल सकते हो कि ह्यूमन के बिहेवियर से रिलेटेड है, ठीक है। तो ह्यूमन के बिहेवियर को एग्जामिन करने के लिए तीनों ही सब्जेक्ट को कन्वर्जेंस करके ज्योग्राफी में स्टडी करनी चाहिए, ना कि सिर्फ हम मैथमेटिकल क्वांटिटी रिवोल्यूशन में साइंस में ज़्यादा यहाँ पे फोकस किया गया था। तो हमारी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है हमारी मेजर बिहेवियरल ज्योग्राफी की। तीसरी की बात करती है तो उन्होंने ह्यूमन के अलावा इन्वायरमेंट के बारे में भी हमारा इसमें इन्होंने ध्यान दिया, और बोला कि ह्यूमन और इन्वायरमेंट के बीच में एक डायनामिक रिलेशनशिप होती है। ह्यूमन भी इन्वायरमेंट को चेंज करती है, इन्वायरमेंट भी ह्यूमन के बिहेवियर को चेंज करता है। और इन्वायरमेंट के बारे में यहाँ पे मेजर बात कही गई, यूनिक बात कही है कि इन्वायरमेंट हमारा क्या करता है, ड्यूअल रोल प्ले करता है ह्यूमन की एक्टिविटीज़ में। ड्यूअल रोल में यहाँ पे इन्वायरमेंट को बोला कि एक ऑब्जेक्टिव इन्वायरमेंट होती है, एक बिहेवियरल इन्वायरमेंट होती है, ठीक है। यहाँ भी ड्यूअल रोल है। ऑब्जेक्टिव इन्वायरमेंट मतलब उन्होंने बोला कि कुछ जो इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट होते हैं या पर्सपेक्टिव होती है इन्वायरमेंट होते हैं, वो क्या सारे ह्यूमन द्वारा सेम परसीव किए जाते हैं। सारे ह्यूमन उस इन्वायरमेंट को सेम परसीव करेगा तो हम बोलेंगे वो ऑब्जेक्टिव इन्वायरमेंट है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे यदि बारिश हो रही है तो इसमें कोई डाउट नहीं है, सारे ह्यूमन बोलेंगे कि हाँ बारिश हो रही है, ठीक है। बर्फबारी हो रही है तो सारे ह्यूमन बोलेंगे बर्फबारी हो रही है। अर्थक्वेक हो यदि होंगे तो सारे ह्यूमन को लगेगा कि हाँ अर्थक्वेक हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस चीज़ों पे यानी कि सारे ह्यूमन एक ही परसेप्शन रखते हैं किसी भी इन्वायरमेंट को, तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव इन्वायरमेंट। और लेकिन यहाँ पे बिहेवियरल इन्वायरमेंट का मतलब है कि जब इन्वायरमेंट यहाँ पे अलग अलग लोगों का लिए अलग अलग परसेप्शन बन जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बिहेवियरल ज्योग्राफी। यहाँ पे सब्जेक्टिव हमारी हो गई इन्वायरमेंट। अब देखो एग्जाम्पल तौर पे मान लो बारिश हो रही है तो सब लोग बोलेंगे बारिश हो रही है, लेकिन उसके फ़ायदे के बारे में आप देखोगे तो बारिश होने से फार्मर को ज़्यादा फ़ायदा होगा। यदि कुम्हार है, कुम्हार को वहाँ पे फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो कुम्हार क्या है कच्चे बर्तने बना रहे होंगे, तो बारिश की वजह से उसके नुकसान हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से अलग जो चीज़ें हैं, आपको कहीं बाहर जाना है तो आपको लग रहा हो बारिश रुक जाता, किसान को बुआई करनी है वो करनी है तो उसको लग रहा होगा बारिश थोड़ी सी अच्छी हो जाती। तो यहाँ पे देखो इन्वायरमेंट यहाँ पे बिहेवियरल की तरह काम कर रहा है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग यहाँ पे परसेप्शन हो गया है, ठीक है, इन्वायरमेंट का। वैसे ही एक तरह से और एग्जाम्पल आप दे सकते हो, जैसे मान लो माइनिंग करनी है ट्राइबल एरिया में, तो माइनिंग करनी है ट्राइबल एरिया में, तो देखो माइनिंग करना ट्राइबल एरिया में कुछ लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नुकसान भी हो सकता है।
ट्राइबल लोगों के लिए एक नुकसान की बात है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर माइनिंग करोगे तो फॉरेस्ट हमारी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, और फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो मेन जो लाइवलीहुड होती है ट्राइबल लोगों की, वो हमारी फॉरेस्ट ही होती है। आप फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दोगे, उनकी लाइवलीहुड को डिस्ट्रॉय कर दोगे, तो कतई नहीं चाहेगा कि उनके एरिया में माइनिंग हो और फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन हो। लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो हमारे इंडस्ट्री वाले होते हैं, वो क्या करेंगे? माइनिंग करेंगे, उससे प्रॉफिट जनरेट करना चाहेंगे, तो वो चाहेंगे कि वो फॉरेस्ट को ज़्यादा कंजर्व करने पे ध्यान नहीं देंगे, वो हमारे क्या बोलेंगे, माइनिंग पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो यहाँ पे भी एक ड्यूल रोल प्ले कर रहा है। चीज़ें एक ही हैं, लेकिन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग परसेप्शन बन गई है। तो ये हमारी बिहेवियरल इन्वायरमेंट है। यही हमारा बिहेवियरल जो ज्योग्राफी है वो हमारी एम्फेसाइज करता है कि इन्वायरमेंट ड्यूअल रोल यहाँ पे प्ले करती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें ज्योग्राफी में इन सारी चीज़ों को स्टडी करनी चाहिए, ना कि जनरलाइज हमें करनी चाहिए। तो सब्जेक्टिव नेचर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, सब्जेक्टिव नेचर ऑफ इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी को इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट मान कर हमें स्टडी करनी चाहिए। इन सब चीज़ों को ज़्यादा एम्फेसाइज करता है बिहेवियरल ज्योग्राफी। ठीक है, क्रिटिसिज्म में आप बोल सकते हो कि बिहेवियरल ज्योग्राफी को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना दी है और एम्बिग्विटी बना दी है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो लूजली डिफाइन है। बहुत ज़्यादा इसको अलग तरीके से क्रिटिसाइज भी कर सकते हो हर चीज़ों को, और एक तरफ से उसको जस्टिफाई भी कर सकते हो। तो ये हमारा क्रिटिसिज्म है, आप लिख सकते हो, लेकिन हालांकि यहाँ पे पूछा नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आज हम लोग यहाँ पे बिहेवियरल ज्योग्राफी या साइलेंट फीचर ऑफ बिहेवियरल ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस किए। तो आई होप यहाँ पे आपने वीडियो अच्छे से सुना होगा, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। कोई भी डाउट यदि रह गया होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके आप हमें से पूछ सकते हैं, या इसमें कुछ भी एडिशन करना चाहते हैं तो कमेंट करके आप अपने थॉट को शेयर जरूर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।